वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, ख़ास तौर पर जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे होते हैं, लेकिन आज हमने ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से बात करनी है। मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स हमारे सामने आते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाते भी हैं कि जनाब ये चीज़ें हमें दरपेश आ सकती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है कि जिसमें खाने का मसला भी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इवन दो के यंगस्टर्स, बहुत सारे बड़े जो है ना वो इसका शिकार होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं, मुख्तलिफ़ अलामात आ सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर भी, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर भी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि परेशान होते हैं, हल्की सी परेशानी आई है, मुसीबत आई है, स्ट्रेस आया है तो वो ना ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उन्हें होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऑन द अदर हैंड ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ये मैंने बड़े देखे हैं कि जो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। हल्की सी उन्हें स्ट्रेस आई है, डिप्रेशन आया है, ये एंजाइटी होना शुरू हुई है किसी चीज़ के बारे में, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं स्ट्रेस के अंदर, और वेट गेन होता जाता है। साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार वो होना शुरू हो जाते हैं कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है क्या, क्यों होता है ये हमें, और इसको किस तरह हल किया जा सकता है। तो इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर इमरान अहमद जमील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं कि ये डिसऑर्डर किस तरह है और इससे किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है। तो डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर द इनवाइट। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर इमरान, ये ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? मतलब बाकी डिसऑर्डर्स तो हमें पता है, लेकिन ये ईटिंग डिसऑर्डर खाने का भी डिसऑर्डर होता है? एग्जैक्टली। अच्छा, इसको मैं इसमें बताऊंगा कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने एक टेक्स्ट बुक निकाली जिसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर सारे मेंटल डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया है। तो ईटिंग डिसऑर्डर की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कि हमारी आवाम को ज़्यादातर पता नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, उसमें मुख्तलिफ इक़साम है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। अच्छा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक डिसऑर्डर है जो कि बड़ा अहम है इस लिहाज से कि इसमें एक खौफ पैदा हो जाता है कि वज़न बढ़ रहा है। उस खौफ की वजह से जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं वो खाना छोड़ देते हैं। और वो इतना खाना छोड़ देते हैं कि वो समझते हैं कि शायद उनका वज़न बढ़ रहा है, तो खाना पीना छोड़ देते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। और काफ़ी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने पेशाब और दवाइयाँ या पखाना और दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, जिसे लैक्सेटिव कहते हैं या डायबिटिक कहते हैं, या फिर मुंह में उंगली डाल के उल्टी करना शुरू कर देते हैं। ओह माय गॉड। और ये काफ़ी अर्से तक पता नहीं चलता क्योंकि वज़न वो मेंटेन करना चाहते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ में परफेक्शनिज्म होती है कि जी हमने बिल्कुल परफेक्ट रहना है, बॉडी हमारी जो स्लिम जो इमेज है वो रहना चाहिए। फिर ये वेस्टर्न कल्चर से भी इमेज आया है कि जी आपको हर वक्त जो है ना एक स्लिम दिखना चाहिए। तो इसका शिकार ज़्यादातर औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं। 13 साल से 25 साल तक की जो है लड़कियाँ वो शामिल हैं। फिर ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये फिर मेंटली असरअंदाज होना शुरू होता है, नफ्सियात पे आना शुरू होता है। जब दिमाग पे असरअंदाज होता है तो इसमें फिर न्यूरोकेमिकल इफेक्ट होने शुरू होते हैं। फिर ये न्यूरोकेमिकल जो इफेक्ट होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसऑर्डर वर्स होना शुरू होता है। और वर्स कंडीशन में क्या होता है कि फिर हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसमें जनाब आपका लिवर के इफेक्ट होना शुरू होता है, किडनी इफेक्ट होनी शुरू होती है। सीवियर केसेस के अंदर हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इसमें शरह मौत सबसे ज़्यादा है इस मेंटल डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं कि वो ख़वातीन या बच्चियाँ मर सकती हैं हार्ट अटैक की वजह से। ओह माय गॉड। और ये एनोरेक्सिया में है? एग्जैक्टली। ये उसकी कैटेगरी है डिसऑर्डर की, ईटिंग डिसऑर्डर की। तो इसमें इतनी वर्सन कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे या स्टडीज़ में हमें मिलते हैं ना कि जो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर उनका वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और फिर स्ट्रेस लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं लोग? अच्छा, इसमें आती है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और दूसरी आती है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो एनोरेक्सिया नर्वोसा थोड़ी मिलती जुलती है, मगर इसमें क्या होता है कि एक तो वजन बढ़ने का खौफ होता है, तो उसके साथ वो क्या कहते हैं, एक तो खाते ज़्यादा हैं, हाँ, और बाद में उल्टी कर देते हैं। तो वो बिंज ईटिंग करते हैं सबके सामने, और तन्हाई में जाके या तो उल्टी कर देते हैं या फिर लैक्सेटिव लेते हैं या डायबिटिक लेते हैं ताकि उनका वेट मेंटेन रहे।
अच्छा, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन भी इसी तरह पैदा होती हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा की है कि ज़्यादा बात है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी करेंगे, न्यूट्रिएंट्स लॉस होंगे, फिर बोन लॉस होगा, फिर इस तरह कैलोरी लॉस होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ट पे, लिवर पे चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अच्छा, ये इफेक्ट जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, सालों में जाके होता है, मगर कई दफ़ा पता ही नहीं चलता क्योंकि एक बच्चा जो है वो जो बिल्कुल नॉर्मल दिखना चाहता है, वो पढ़ भी रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, स्कूल में ग्रेड भी अच्छे आ रहे हैं, मगर वो चाहता है कि अपने आप को मेनटेन करे, तो स्पोर्ट्स भी ज़्यादा खेलता है और फिर क्या करता है, खाता है और जाकर उल्टी कर देता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो तीसरा डिसऑर्डर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, उसमें ज़्यादातर जो शिकार हैं वो ज़्यादातर मर्द होते हैं, मेल हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, तो उसके डायग्नोसिस इतना होता है कि हफ्ते में एक दिन बहुत ज़्यादा खाना और कम वक्त में खाना, यानी वो तो ये समझ लें कि 3-4 बंदों का खाना एक वक्त में खा लेते हैं और फिर आहिस्ता 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 उनकी हैबिट बननी शुरू होती है। अच्छा, जो भी हम काम करते हैं और जिस तरह हमारे ब्रेन को परसीव करता है, हमें अच्छा लगता है तो हम वो बार बार करते हैं, वो हैबिट जब बनती है तो फिर दिमाग पर असर आता है, दिमाग पे न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये आप काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, डोपामाइन सर्ज आती है और करते 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 क्या होता है कि वो फिर डायबिटीज़, ओवरवेट, ओबेसिटी इसका शिकार होना शुरू हो जाती है। ठीक है कि ये इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि टारगेट कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें। और ये तो हमने देखा भी है, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी इसकी चीज़ें होती हैं कि आपने हर चीज़ परफेक्ट दिखानी होती है और परफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। एक कॉलर है डॉक्टर इमरान हमारे साथ, उन्होंने हमें सरगोदा से कॉल की है, जाहिद महमूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, ये ना मेरी बच्ची है, इसकी उम्र है ना 14-15 साल है, तो वो खाना नहीं खाती बिल्कुल ना। जाहिद साहब, आप पहले सबसे ना जो टीवी का वॉल्यूम है वो बंद कर दें। ठीक हो। अब बताइए। सर जी, ये ना मेरी बच्ची है, इसकी तकरीबन ना उम्र 15-16 साल है। ठीक है। तो खाना पीना बिल्कुल नहीं खाती है, बस ना थोड़ा बहुत खाती है, तो कमजोरी बहुत है, दुबली पतली है, इसके लिए कुछ मशवरा चाहिए था। ठीक है, मतलब स्कूल वगैरह जाती है, पढ़ने जाती है? हाँ जी, हाँ, स्कूल में। ठीक है। वैसे वो ठीक है, घर वालों के साथ घुलना मिलना ठीक है, बात वगैरह करती है, इंटरैक्ट करती है? चिड़चिड़ी है और बात पे गुस्सा भी ज्यादा करती है। ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? 13 इयर्स हैं और खाना शाना नहीं खा रही और चिड़चिड़ी और बस बात भी नहीं इतनी करती घर पे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि मैं कहूँगा कि डॉक्टर को दिखाएं, एक पहले उसकी पूरी वैल्यूएशन करवाएं, फिर आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। हमने ये मालूम करना है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है। ईटिंग डिसऑर्डर कैटेगरी में आने के लिए या एनोरेक्सिया नर्वोसा कैटेगरी में आने के लिए बॉडी मास इंडेक्स या आपका जो वेट है वो 18 से कम होना चाहिए। ये एक ऐसा मैया जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने डेवलप किया है कि वो आपके हाइट और वेट को लेके देखता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल जो है, इसका नॉर्मल जो रेंज है 18 से 25 है और 18 से कम को हम कहेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। अच्छा, उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में सिम्टम भी हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो है एक तो वेट लॉस तो है ही है, उसके साथ साथ और बच्चों के अंदर जो है ना मेंसेस लॉस होने शुरू होते हैं, कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होती हैं। जब बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएं, सीवियर फियर हो वेट गेन करने का और बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम हो, तो हम उसे कहते हैं वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। अगर तो वो डायग्नोसिस हो जाता है तो उसमें भी कैटेगरी हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो हम देखते हैं वो किस कैटेगरी में बच्चा फॉल करता है। माइल्ड के अंदर जाहिर बात है उसकी ट्रीटमेंट होगी, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट दिखाएं, हम देखेंगे उसमें एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं है। अब कम खाने की वजह से चिड़चिड़ापन भी आता है, फोकस भी नहीं होता, कंसंट्रेशन भी नहीं होती, बंदा ये समझता है कि वेट गेन हो रहा है, फटीग भी हो रही है, बॉडी काम भी नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता। अब वो क्या होता है, बच्चा पढ़ाई में पीछे होता है, सोशली भी आइसोलेट हो जाता है, अपने कमरे में बंद होना शुरू होता है। तो हमने ये देखना उसमें एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई ऐसे हार्ट इफेक्ट तो नहीं हो रहा, लिवर इफेक्ट तो नहीं हो रहा, किडनी इफेक्ट तो नहीं। तो उसके अंदर हम उसके कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएंगे, लिवर टेस्ट करवाएंगे, किडनी टेस्ट करवाएंगे, बोन मैस देखेंगे, बोन डेंसिटी देखेंगे कि वो कम तो नहीं हो रही। तो ये सब टेस्ट करके हम रूल आउट करेंगे कि वो ईटिंग डिसऑर्डर कैटेगरी में है कि बट अभी ये हो सकता है कि